Hello dear students, this is Praveen Kumar Jha. Welcome to Unique Classes of Right Way. आज आपकी क्लास नंबर कौन सी है? सिर्फ क्लास नंबर याद दिलाइए। याद है? 6th है। हमने ISLM कर्व के बारे में काफ़ी बात करी थी। आज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के बारे में बात करना है। पहले टॉपिक लिखते हैं, फिर कुछ और बात करते हैं। पिछली क्लास में जब मैंने पढ़ाया था लास्ट में, तो कुछ क्वेश्चंस थे आपके जो मैंने कहा था आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। उसको था कुछ क्वेश्चन ना, याद है? क्लास नंबर कौन सी बताइए फिर से। क्लास नंबर 6th क्लास है। तुरंत भूल जाता हूँ मैं। 6th क्लास है, 5th क्लास तक पहले हो चुका है। राइट सर। क्या क्या किया अभी तक मैंने, थोड़ा सा एक लाइन में थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। मैंने IS कर पढ़ाया आपको पूरा। LM कर पढ़ाया पूरा। आप जानते हैं स्लोप, शेप्ड, सब कुछ हुआ। जो अब का टॉपिक है वो है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का, जो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का। लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा आपको ये भी बताऊँ कि अब मेरी इस क्लास का डायरेक्शन किधर की तरफ जाएगा। पिछले क्लास में बात हुई थी और आज भी बात करता हूँ। मैंने कहा कि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम जब होगा तो उस केस में क्या होगा कि ये आपका LM कर्व है, ये आपका IS कर्व है। ठीक है बच्चे, दोनों मीट करेगा। यहाँ पे आपकी इनकम डिसाइड हुई और ये इंटरेस्ट डिसाइड हुआ। ये मनी मार्केट एंड गुड्स मार्केट दोनों का साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है। LM कर्व का अपना इक्वेशन है KY माइनस HI इक्वस टू M बार बाई P बार। IS कर्व का अपना इक्वेशन है Y इक्वस टू वॉट, याद है? अल्फा जी इंटू A बार माइनस BI। अब इसमें हम चेंज, पहले तो इसको साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम को डिराइव करेंगे हम। क्या निकलेगा इस, फिर क्या होगा कि मैंने आपको कहा था कि अभी तक हमने क्या किया था। अभी तक हमने प्राइस को क्या माना था? प्राइस को कांस्टेंट माना था, P बार माना था। प्राइस में चेंज करके, चेंज इन प्राइस लीड्स टू व्हाट? लीड्स टू डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एक डिस्कशन तो हमारा इधर की तरफ जाएगा, चेंज इन प्राइस लीड्स टू डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एक डायरेक्शन तो इधर जाएगा जो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। दूसरा डिस्कशन क्या जाएगा कि LM कर्व के शिफ्ट को हम बोलते हैं फिस्कल, सॉरी, मॉनेटरी पॉलिसी, और IS कर्व के शिफ्ट को बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। दोनों में शिफ्ट होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे एक टॉपिक बनता है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। इसके अंदर टॉपिक बनता है ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। मैंने पिछले क्लास में ही बात करी थी आपसे। इसके अंदर फिस्कल पॉलिसी के अंदर टॉपिक बनता है क्राउडिंग आउट। क्या बनता है बताओ? क्राउडिंग आउट। उसके अंदर टॉपिक बनता है क्राउडिंग आउट। तो एक डायरेक्शन तो इधर जाएगा, LM शिफ्ट, IS शिफ्ट, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड क्राउडिंग आउट। और IS LM में अगर शिफ्ट होगा तो दैट लीड्स टू व्हाट? दैट लीड्स टू shift in aggregate demand also. That leads to shift in aggregate demand. How come? ये हमारा एक अलग टॉपिक बन जाएगा। तो सर
आज से पहले की क्लास में जो हमारे टॉपिक्स हुआ करते थे IS LM डेरिवेशंस, वो हो गया। अब आप जो करने वाले हो, एक तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम डिराइव करने वाले हो, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। दूसरा आप एग्रीगेट डिमांड डिराइव करने वाले हो। तीसरा फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी लगा करके एग्रीगेट डिमांड में शिफ्ट करने वाले हो। चलो जी, मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ क्या करने वाला हूँ। इतने सारे डिस्कशंस के बाद मैं क्या करने वाला हूँ? सर हमसे क्यों पूछ रहे हो? जरूरी है आपसे पूछना, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्लास में हैं या नहीं है। मुझे बताइए, IS कर्व के डेरिवेशन के बाद, LM कर्व के डेरिवेशन के बाद क्या साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम निकालना बाकी है ना? बोलिए बच्चे। गीत? यस सर, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम निकालना है ना? हाँ, पूरा डिराइव नहीं किया था मैंने, पूरा डिराइव नहीं किया था, अभी हल्का सा बताया था। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्या होगा? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम डेरिवेशन से मेरा मतलब यह है कि एक ऐसा इंटरेस्ट रेट जिस पे मनी मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट दोनों क्या हो, इक्विलिब्रियम पे हो, और एक ऐसा इनकम जिसमें दोनों इक्विलिब्रियम पे हो। जब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम डिराइव हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग? फिर क्या करेंगे हम लोग? एग्रीगेट डिमांड डिराइव करेंगे। कैसे? प्राइस में चेंज करके। अगर वो हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी की बात करेंगे। यस सर, समझ में आ गया क्या टॉपिक आपका होने वाला है। तो चलिए आज का टॉपिक लिखिए आप। क्या आज का टॉपिक लिखिए, क्या लिखें बताओ? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। लिखिए सब लोग, लिखिए सब लोग। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। क्या करेंगे इसमें सर हम? इसमें करेंगे कि IS का इक्वेशन क्या होता है, आप बताइए मुझे कोई बच्चा। IS का इक्वेशन क्या होता है? Y इक्वस टू अल्फा जी इंटू ए बार माइनस बी आई। डिस्कशन आगे बढ़ चुका है। मुझे याद है कि पिछली क्लास में आपने एक सवाल पूछा था, मैं बता दूं आपको, कि सर ये इंटरेस्ट रेट यहाँ आया और फिर ये कैसे अचीव हो गया। मैं अभी होल्ड करवा रहा हूँ उसको, आंसर दूंगा आपको, चिंता मत करना, हर चीज़ का आंसर होगा। क्यों क्यों आंसर नहीं दे रहा हूँ अभी मैं आपको? क्योंकि मैंने ये जो पोजीशन ली थी, वो पोजीशन ली थी LM1 से LM2 पे गया था, और LM1 से LM2 में शिफ्ट करना मॉनेटरी पॉलिसी है। तो जब मॉनेटरी पॉलिसी हम डिस्कस करेंगे ही तो ये सब बात करना ही है मुझे। तो अभी क्यों उधर की तरफ चले जाएं हम? अभी रुक जाओ, होल्ड करो। आज पूरा फोकस किस पे करो? किस पे करो? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पे पूरा फोकस करो। लिखो जी बच्चों, कुछ और सोचो ही मत कि उसके अलावा। आपके जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे तो मेरा वादा है कि आपके जो प्रॉब्लम्स होंगे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके होंगे। मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो। LM कर्व का इक्वेशन बताइए क्या होता है बेटा जान, जल्दी बताइए। कोई बता सकता है मुझे LM इक्वेशन? LM इक्वेशन होता है KY माइनस HI इक्वस टू M बार बाय P बार। इसको थोड़ा और बढ़िया से सॉल्व किया जाए I के टर्म्स में तो क्या हो जाएगा ये? HI इक्वस टू KY माइनस M बार बाय P बार। और सॉल्व किए तो क्या हो सकता है? H इक्वस टू K बाय H Y माइनस 1 बाय H और व्हाट M बार बाय P बार। मानते हैं बात को? बोलो जी। कोई बोलना नहीं चाह रहा, कोई बात नहीं। इसको मानिए इक्वेशन 1, इसको मानिए इक्वेशन 2, और यहाँ ध्यान दीजिए 10th क्लास में आ जाइए। 10th क्लास में ये I है, ये I है। 10th क्लास में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ते थे आप लोग, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर मान लीजिए मेरा LM कर्व IS कर्व इस पॉइंट पे मैच कर रहा है, तो इस पॉइंट पे इंटरेस्ट रेट तो दोनों जगह सेम है। ये जो इंटरेस्ट रेट है ये LM कर्व का भी इंटरेस्ट रेट है
ये आई एस कर्व का भी इंटरेस्ट रेट है। तो इस इंटरेस्ट को हम वहाँ क्यों नहीं शिफ्ट करते हैं? बताइए, शिफ्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? बताइए, नहीं बोलना चाहते हैं आप? शिफ्ट कर सकते हैं ना? यस सर, कर सकते हैं सर। तो बताइए, y इक्वस टू है अल्फा जी ए बार माइनस बी आई। तो क्या कीजिए आप, बी आई के बदले क्या पुट कर दीजिए वहाँ पे, k बाय एच इंटू वाई माइनस 1/h इंटू एम बार बाय पी बार। मज़ा आ गया? मैंने शिफ्ट कर दिया आई को वहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते जाइए आप, अल्फ़ा जी इंटू ए बार यहाँ पे है, पहले बी को शॉर्ट आउट कर लीजिए, बी को मल्टीप्लाई कर दिए सबसे, तो क्या हो जाएगा ये बी इंटू के अपॉन एच, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सुन रहे मेरी बात? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस, तो क्या मिल जाएगा प्लस बी अपॉन एच एम बार बाय पी बार। लिखो ना मेरे साथ साथ, लिखो ना, लिखते जाओ। अब क्या करें सर? अब आप एक काम कीजिए, यहाँ पे अल्फ़ा जी को मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फ़ा जी इन, क्या कह रहे हो? अच्छा वाई नहीं लिखा है यहाँ पे? हाँ वाई लिखो। और कहीं वाई है? नहीं है। अल्फ़ा जी इंटू ए बार माइनस बी के अपॉन एच इंटू वाई, और यहाँ भी क्या होगा? अल्फ़ा जी होगा, यहाँ भी अल्फ़ा जी, अल्फ़ा जी यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस अल्फ़ा जी बी अपॉन एच इंटू एम बार बाय पी बार इक्वस टू क्या? वाई है। आराम से लिखो बच्चे, जल्दीबाजी नहीं, आराम से लिखो। बहुत अच्छा फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, ये काम आएगा आपके। अब क्या करें सर? अब एक काम करेंगे, ये y प्लस ये y को इधर ले आएंगे, y प्लस अल्फ़ा जी बी के अपॉन एच वाई इक्वस टू सर क्या हो जाएगा? अल्फ़ा जी इंटू ए बार प्लस अल्फ़ा जी इंटू बी अपॉन एच एम बार बाय पी बार। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या करें यहाँ पे? अब हम y को कॉमन ले लें क्या? y को कॉमन ले सकते हैं? कुछ छूट तो नहीं, कुछ छूट तो नहीं गया कहीं पे? नहीं सर। आगे बढ़ो, क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम? y कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा? ये 1 प्लस के बी अल्फ़ा जी अपॉन एच, और ये क्या बनेगा? अल्फ़ा जी इंटू ए बार, मानते हैं, प्लस अल्फ़ा जी इंटू बी अपॉन एच इंटू एम बार बाय पी बार। y को सेपरेट कर लो, तो ये क्या बनेगा? y को सेपरेट करने से पहले एक और काम कर लें क्या? एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, या वो हम बाद में भी कर सकते, चलो करो। क्या हो जाएगा ये? अल्फ़ा जी इंटू ए बार डिवाइड बाय 1 प्लस के बी अल्फ़ा जी अपॉन एच होगा ना? अब प्लस अल्फ़ा जी इंटू बी अपॉन एच डिवाइड बाय 1 प्लस के बी अल्फ़ा जी अपॉन एच इंटू एम बार बाय पी बार। मैंने क्या किया? मैंने इस वाले पोर्शन को दोनों जगह डिवाइड कर दिया, यहाँ भी कर दिया और यहाँ भी कर दिया। ये सब तो आप खुद से भी कर सकते हैं। अब क्या होगा सर? अब एक चीज़ होगा, अल्फ़ा जी इंटू ए बार, अब यहाँ नीचे मैं क्या करूँगा? नीचे एच प्लस के बी अल्फ़ा जी, ऊपर कर देता हूँ एच। पता चला क्या किया मैंने? नीचे एच का एलसीएम लिया, एच को ऊपर ले गया। यहाँ सर
यहाँ होगा यही सेम कहानी करो, अल्फ़ा जी इंटू बी अपॉन एच डिवाइड बाय एच प्लस के बी अल्फ़ा जी ऊपर कर दो इंटू एच। ये अपॉन एच ये इंटू एच कट जाएगा, ये अपॉन एच इंटू एच कट जाएगा, नहीं कटेगा बताओ? तो फिर फाइनली क्या बचा सर? ये बचा एच अल्फ़ा जी अपॉन एच प्लस के बी अल्फ़ा जी इंटू ए बार, अब प्लस क्या बचा ये बी अल्फ़ा जी अपॉन एच प्लस के बी अल्फ़ा जी इंटू ऊपर लाया नहीं क्या ये इंटू एम बार बाय पी बार। बहुत बढ़िया। ये किसके इक्वस टू है? ये y के इक्वस टू है। यहाँ मैं क्या देखता हूँ, यहाँ मैं इसको अलग करो, अलग हाईलाइट करो, और इसको अलग हाईलाइट करो। इसके अलावा मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे? मुझे दिख रहा है यहाँ पे ए बार, और यहाँ दिख रहा है एम बार बाय पी बार। मान गए? यहाँ एक बार बताइए एक चीज़ और, अगर मैं कुछ देर के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को फिक्स कांस्टेंट मानूं, ध्यान दीजिएगा, इफ मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉट चेंज्ड, यूं कह लो मनी सप्लाई इज फिक्स्ड, इफ एम बार बाय पी बार इज व्हाट फिक्स्ड, मतलब कांस्टेंट। इसको यूं लिख सकते हो, मॉनेटरी पॉलिसी डज नॉट चेंज। अगर मॉनेटरी पॉलिसी चेंज नहीं हुआ तो उस केस में चेंज इन वाई इक्वस टू क्या होगा, मुझे बताइए आप। अगर मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज नहीं हुआ तो चेंज इन वाई इक्वस टू क्या होगा? एच अल्फा जी अपॉन एच प्लस के बी अल्फा जी, होगा कि नहीं होगा? इनटू चेंज इन ए बार, होगा? यस या नो? दूसरे वाले पार्ट में कोई चेंज हुआ ही नहीं ना, दूसरे वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है। किस में चेंज हुआ? सिर्फ पहले वाले पार्ट में। तो एच अल्फा जी अपॉन एच प्लस के बी अल्फा जी इंटू चेंज इन ए बार। यस या नो? इंटरेक्टिव क्लास है, आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप बोलना ही नहीं तो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर ही क्यों नहीं सुनते? बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर भी सुनते हैं। आप अगर क्लास में तो बोलिए कुछ ना कुछ। क्यों आप चुप हैं? मुझे पता नहीं लग रहा है। आप चुप हैं तो मैं मान लूँ कि आपकी चुप्पी मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, समझ रहे हैं? यस सर समझ रहे हैं। सर इसमें क्यों नहीं चेंज किया? ये फिक्स है तो चेंज करेंगे जीरो हो जाएगा। सर ये चेंज इन ए बार किसके वजह से हो सकता है? मान लो लेट चेंज इन ए बार इज बिकॉज ऑफ चेंज इन जी, मतलब क्या? फिजिकल पॉलिसी। चेंज इन ए बार किसके वजह से हुआ? फिजिकल पॉलिसी वजह से हुआ है। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे? चेंज इन वाई इक्वस टू एच अल्फा जी अपॉन एच प्लस के बी अल्फा जी इंटू चेंज इन जी कर देता हूँ। यस सर बहुत अच्छी बात, आपकी मर्जी है, आपकी क्लास है, जो मन करे लिखते रहो। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से लिखता जा रहा हूँ, आप भी साथ साथ देखते जाइए। ये एकदम सेमेस्टर 2 का हॉट पॉइंट है, आता ही आता है एग्जाम में वहाँ पे, लेकिन सेमेस्टर 3 में ये सारे कॉन्सेप्ट कहीं पे भी इस्तेमाल हो जाते हैं, कहीं पे भी। मैं हमेशा से मान के चलता हूँ कि कुछ एरिया ऐसे होते हैं स्टार्टिंग में 6-7 क्लासेज जो सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 दोनों में होते हैं, दोनों में काम आते हैं। तो ये क्या हो गया सर? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन जी इक्वस टू क्या हो गया? एच अल्फा जी अपॉन एच प्लस के बी अल्फा जी। यस सर। अब बताओ चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन जी को क्या मानेंगे हम? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन जी को क्या कहेंगे? 1 रुपया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज हुआ तो इनकम में कितना चेंज हुआ, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई, इसका नाम नहीं रखेंगे, इसका नाम रखेंगे फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर था अल्फा जी, आपको याद हो तो? याद है?
हाँ, जो आई एस कर्व के शिफ्टिंग में काम आता था, याद कीजिए, अभी बात होगी। ये आई एस कर्व है, आई एस कर्व यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया था, तो ये शिफ्ट क्या करता था, अल्फ़ा जी इंटू चेंज इन जी, ये करता था। अभी रुक जाओ, बात करते हैं। इसका नाम हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई नहीं रखेंगे, इसका प्यारा सा नाम रखेंगे हम, क्या, इसका नाम रखेंगे फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर। इसका नाम रखेंगे फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर, एफ पी एम। और फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर का नाम क्या होगा, एच अल्फ़ा जी अपॉन एच प्लस के वी अल्फ़ा जी। मज़ा आ गया, बहुत ही शानदार, मज़ा आ गया। कभी पूछूंगा झट से बता देना सर, ये होता है, रट जाना, एच अल्फ़ा जी अपॉन एच प्लस के वी अल्फ़ा जी। यस सर। अभी किसी बच्चों ने कहा सर मॉनेटरी, सॉरी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, चलो वो भी बता देता हूँ। वो होता है अल्फ़ा जी और उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/1 माइनस सी प्लस सी टी, याद है। यस सर, 1/1 माइनस सी टी। अब आप कहोगे सर ये जो फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर है ये कब काम आता है और ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर कब काम आता है। फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर काम आता है जब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम होता है। ये आई एस कर्व है, ये एल एम कर्व है, मान गए। यस सर, ये आई एस है 1, ये एल एम है। अगर आई एस कर्व में शिफ्टिंग हुई, आई एस 2 हो गया, ध्यान समझिएगा, थोड़ा जल्दी में बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे अब ना चिंता सताने लगी किसकी, सेमेस्टर 3 के जो और सारे पॉइंट्स है उसकी। अब मैं ज़्यादा नहीं रुकना चाहता, यहाँ पे बहुत डिस्कशन हो चुका है, जो दोनों के सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 3 के बीच वाले पॉइंट्स थे, काफ़ी डिस्कशन हो चुका है। अब मुझे जेन्युइनली जो सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 3 है, सिर्फ उसी पॉइंट पे जाना है मुझे, 1-2 क्लास के अंदर ही जाना है। काफ़ी डिस्कशन हो चुका है, बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा है। राइट सर, चिंता मत कीजिएगा, 5 डेज क्लास ले रहे हैं हम, 1 वीक तो क्लास अभी हुआ है, बहुत कुछ होना भी है। तो सर अगर मैं यहाँ पे ये शिफ्ट हुआ है, अगर मैं ये बात करूँ यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, शिफ्ट इन आई एस तो ये हुआ है ना, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये शिफ्ट क्या होगा, ये शिफ्ट होगा चेंज इन वाई इक्वस टू, क्या होगा बताओ, अल्फा जी इंटू चेंज इन जी, ये शिफ्ट होगा अल्फा जी इंटू चेंज इन जी। हमारा इनकम क्या होना चाहिए, हमारा इनकम y1 से लेकर के हमारा इनकम y3 तक जाना चाहिए। लेकिन आपको कुछ दिख रहा है क्या कि इनकम कहाँ तक गया है, कुछ दिख रहा है, इनकम एक्चुअली यहाँ तक गया है, सिर्फ y2 तक। क्योंकि इनकम जो चेंज होता है उसमें ये मत समझना कि सिर्फ आई एस कर्व से शिफ्टिंग होती है, एल एम कर्व भी अपना काम करता है। क्योंकि जब भी कभी इनकम बढ़ता है तो इनकम के बढ़ने से मनी डिमांड बढ़ती है, और मनी डिमांड के बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, और फिर एलएम कर्व में मूवमेंट भी होती है। अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो चीज़ फुल फ्लेज्ड तब बताएंगे जब हम आपको फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी बताएंगे कि ये मूवमेंट होता कैसे है। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ये क्या है, ये आपका है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से आई एस कर्व में शिफ्टिंग, इस ग्रीन पट्टी को बोलते हैं हम, मान गए बात को। यस सर, लेकिन एक्चुअल मायने में आपकी शिफ्टिंग हुई कितनी है, सिर्फ इतना हुआ है। तो सर ये वाला पोर्शन क्या है, फिर ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन है क्राउडिंग आउट, बस नाम याद रख लो, क्राउडिंग आउट। क्यों सर, क्योंकि जितना इनकम में चेंज होना चाहिए उतना इनकम में चेंज नहीं हुआ, कुछ क्राउड आउट हो गया, कुछ कम हो गया। क्राउडिंग आउट क्या होता है सर, मैं नहीं बताऊंगा। क्यों सर, क्यों नहीं बताओगे, अभी फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात करना बाकी है, तब इसके बारे में बताएंगे। बस इतना समझ लो, क्राउडिंग आउट उसका नाम है जिसमें कि इनकम में जितना चेंज होना चाहिए उतना चेंज नहीं हो रहा है। तो सर जब मैं ये y1 से y2 चेंज की बात करूं, तो ये y1 से y2 चेंज की बात करूं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, y1 से y2 का मतलब ये होता है, आप समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं। ये जो चेंज इन y मैंने यहां रखा है, ये चेंज इन y y1 से y2 का चेंज है,
सर तो ये y1 से y3 का चेंज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये चेंज इन y1 से y2 का चेंज है, क्योंकि अभी टॉपिक कौन सा चल रहा है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। तो हम चेंज कौन सा लेंगे, ये चेंज लेंगे। मान गए जी बच्चे? तो यस सर, इसका मतलब सर y1 से y2 में जो चेंज हुआ है ये चेंज कहलाता है फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर। और y1 से y3 जो चेंज हुआ है ये है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। ज़्यादा कौन दिख रहा है आपको, ज़्यादा चेंज कौन दिख रहा है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर ज़्यादा चेंज दिख रहा है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इज मोर देन फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर ज़्यादा पावरफुल है फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर से। सर नहीं समझ में आया, प्रूफ करके दिखाओ कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर कैसे ज़्यादा पावरफुल है। मैं बताता हूँ, देखो फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर इक्वल टू क्या है, बताओ क्या है? एच अल्फा जी अपॉन एच प्लस के वी अल्फा जी, है ना। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऊपर नीचे एच से डिवाइड कर दो। अगर ऊपर नीचे एच से डिवाइड कर दो तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा अल्फा जी और नीचे क्या बचेगा, वन प्लस के वी अल्फा जी अपॉन एच। हाँ, अब इसके साइड बाय साइड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टी प्लायर भी रखो, वो क्या है, अल्फा जी है। अब मैं आपको बोलता हूँ दोनों को साथ साथ कंपेयर करो, बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में अल्फा जी है और यहाँ पे न्यूमरेटर में अल्फा जी है और नीचे क्या है, वन है कि नहीं, बताओ। यस सर, तो इसका मतलब सर न्यूमरेटर में तो लड़ाई हो गई बराबरी पे। फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर में न्यूमरेटर में अल्फा जी है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर में न्यूमरेटर में अल्फा जी है, दोनों लड़ाई हो गई बराबर। अब आ जाओ, इसकी मतलब लड़ाई कहाँ से देखते हैं हम, डिनोमिनेटर में। इसके डिनोमिनेटर में क्या है, वन प्लस के वी अल्फा जी अपॉन एच। इसके डिनोमिनेटर में क्या है, वन। किसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है, फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर का डिनोमिनेटर ज़्यादा है। डिनोमिनेटर ऑफ फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर इज मोर। बताओ जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, सो कम होती है। सो फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर विल बी लेस देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। इसको बोलता है बिल्कुल 10th क्लास के बच्चों के जैसा स्पून फीडिंग कराना, आराम आराम से स्पून फीडिंग कराना। मान गए, इसको बोलते हैं स्पून फीडिंग कराना। देखा आपने, फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर क्या है, कम है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर से। आइए जी, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपसे पूछ के तसल्ली तो कर लूँ। ये लीजिए जी, ये LM कर्व, ये IS कर्व। IS कर्व में शिफ्टिंग हुई IS1 से IS2। मैं पूछना चाहता हूँ ये शिफ्ट क्या कहलाता है, चेंज इन Y इक्वल्स टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इनटू चेंज इन G। तो चेंज इन Y अपॉन चेंज इन G इक्वल्स टू अल्फा जी होगा। और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। क्या बात है सर, लेकिन एक्चुअली में हमारा चेंज तो सिर्फ इतना हुआ है, तो ये चेंज क्या कहलाता है, ये है चेंज इन Y। ये चेंज इन Y क्या होगा, ये चेंज इन Y क्या होगा, ये चेंज इन Y होगा फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर इनटू चेंज इन G। बस इसको नाम दे दो चेंज इन Y को 1, इसको नाम दे दो 2। तो इसका मतलब चेंज इन Y1 इज मोर देन चेंज इन Y2। अब मैं आपसे पूछता हूँ चेंज इन Y1 अब माइनस चेंज इन Y2 क्या कहलाएगा, यहाँ से क्रॉडिंग आउट, यहाँ से यहाँ तक चेंज को आप चेंज इन Y1 नाम दे दिए और इस चेंज का नाम क्या दिया, चेंज इन Y2। और ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस हाईलाइट करता हूँ ब्लू से, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्रॉडिंग आउट। मज़ा आ गया, कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो बड़े आराम से कर सकते, दिस इज कॉल्ड क्रॉडिंग आउट।
मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। मैं चाहता हूँ डायग्राम पहले ढंग से ड्रॉ कर ले, घर में अकेले बैठे, अकेले बैठ कर इसको ड्रॉ करते रहे कभी कभार अकेले में, और पूरा एकदम बढ़िया से आत्मसात कर ले। आत्मसात का इंग्लिश मतलब होता क्या? एब्जॉर्ब कर ले, बढ़िया से एब्जॉर्ब कर ले। यस सर, फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर की तो मैं आपने बिल्कुल जान निकाल दी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर से कंपैरिजन भी कर लिया। अब क्या बात करें? अब बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर। लिखिए जी बच्चों, क्या लिखे हैं? मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर। मैंने क्या, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर को समझने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या मान लीजिए? कांस्टेंट। क्या मान लीजिए? लेट व्हाट? फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर इज व्हाट? कांस्टेंट। मतलब देयर इज नो चेंज। अगर कोई चेंज नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, याद करो। वाई इक्वल टू क्या था? एच अल्फा जी अपॉन एच प्लस के बी अल्फा जी इंटू ए बार। सर बार बार क्यों लिखते हो? इसी बहाने आपको याद भी होगा, इसलिए बार बार लिखता हूँ। ये क्या था बताओ? सर बी अल्फा जी अपॉन एच प्लस के बी अल्फा जी इंटू एम बार बाय पी बार। अब मैं क्या करूँ? अब मैं यहाँ पे चेंज इन वाई करूँ तो यहाँ क्या लिखूँगा? एक बार नोटिस कर रहे हो कि आज की क्लास थोड़ा सा फास्ट हो रहा है? नोटिस कर रहे हो? क्यों फास्ट हो पा रहा है? क्योंकि पिछले 4-5 क्लासेस से बड़े आराम से पढ़ा है, उसकी वजह से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, सब पॉइंट दिमाग में घुस चुका है। अब मज़ेदार तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं? बड़े मज़े से आराम से पढ़ते जा रहे हैं। यस सर। अब क्या करेंगे? यहाँ क्या लिखेंगे? बी अल्फा जी अपॉन एच प्लस के बी अल्फा जी इंटू चेंज इन एम बार बाय पी बार। मज़ा आ गया? मज़ा आ गया? यहाँ पे एम बार को हटा दो, एम में चेंज हुआ है, एम में चेंज हुआ है। अब आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं लिखूँ चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एम बार अपॉन पी, एम अपॉन पी बार इक्वस टू बी अल्फा जी अपॉन एच प्लस के बी अल्फा जी, इसका नाम क्या दोगे आप? इसका नाम दोगे मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर। क्या बात है जी, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर हो गया। इक्वस टू दिस। ठीक है जी। तो मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर क्या हो गया? बी अल्फा जी अपॉन एच प्लस के बी अल्फा जी। मज़ा आ गया? ये हो गया मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर। मतलब साफ सी बात है कि अगर ये आई एस कर्व है, सॉरी ये एल एम कर्व है या आई एस कर्व है, अगर एल एम कर्व में शिफ्टिंग होगी, इनकम पहले हमारी यहाँ थी y1, ये इनकम हो गई यहाँ पे y2, तो ये चेंज इन y जो होगा ये क्या होगा? ये होगा यही मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर इनटू चेंज इन एम बार, सॉरी एम अपॉन पी बार। मान गए बच्चे? अगर y1 से y2 हम पहुँच गए, ये LM1 से LM2 और ये IS कर्व है, तो LM1 से LM2 क्या कहलाता है? LM1 से LM2 की जो शिफ्टिंग है वो आपको कहलाता है मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर। शिफ्टिंग जो हुआ है, सॉरी शिफ्टिंग जो हुआ है, ये शिफ्टिंग में इनकम हमारी इतनी चेंज होनी चाहिए थी, लेकिन चेंज सिर्फ इतना हुआ है। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब आपको ट्रांसमिशन मैकेनिज्म जब पढ़ोगे ना TM, तो वहाँ क्लियर होगा। क्राउडिंग आउट पढ़ोगे अलग से, तब पता चलेगा। अभी वो टॉपिक है। आप जानते हो मैं क्या होता है ना, कि जब मैं कोई क्लास पढ़ा रहा होता हूँ तो आगे के क्लास का मैं खूब सारा प्रचार प्रसार करता रहता हूँ कि आगे की क्लासेस के लिए आप तैयार रहिए, कि आगे टॉपिक क्या आने वाला है। कोई बच्चा मेरी क्लासेस को सुन के समझ सकता है कि आगे का टॉपिक क्या आने वाला है। बताओ, बोलो क्या आने वाला है? सर आगे का टॉपिक आपका आने वाला है बहुत मज़ेदार। क्या? फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, शिफ्ट इन IS और शिफ्ट इन LM, उसमें काफ़ी सारी बात होने वाली है। चलिए जी, अब मैं एक काम करता हूँ, साथ साथ लिखता हूँ फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर को एंड मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर को, दोनों को साथ साथ लिखता हूँ। दोनों में एक देखने की कोशिश करता हूँ क्या कोई रिलेशनशिप हो सकता है क्या दोनों में। इकोनॉमिक्स तो है ही, हर दो अलग अलग वेरिएबल्स में अलग अलग फैक्टर्स में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का नाम ही है। क्या है फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर? एच अल्फा जी अपॉन एच प्लस के बी अल्फा जी। देखा?
और ये क्या है, बी अल्फा जी अपॉन एच प्लस के बी अल्फा जी। अगर दोनों में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहें तो एक बात सामने आ रही, क्या सामने आ रही है कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। देखो ना बच्चा, देखो ना, नहीं है सेम? क्यों जी, कोई बोलना चाहोगे? एच अल्फा जी अपॉन एच प्लस के बी अल्फा जी, बी अल्फा जी अपॉन एच प्लस के बी अल्फा जी, डिनोमिनेटर सेम है ना बच्चा? अरिजीत, दीपांशु, गीत, करिश्मा, सब सो जाते हो क्या आप लोग, बोलते नहीं कुछ? बोलना चाहिए। विनय, शर्लिन, शर्लिन तो नाम ही चेंज कर लिया आपने। यस सर, आ रहा समझ में? यस सर। आप बताइए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर में भी क्या है, यहाँ पे अल्फा जी है, यहाँ पे अल्फा जी है, तो दोनों में फ़र्क किस बात का है? यहाँ पे एच है और यहाँ पे बी है। तो लो एक काम करता हूँ मैं, चलो एक काम कर देता हूँ, इस डिस्टेंस, इस डिफरेंस को ही मिटा देता हूँ। यहाँ मैं क्या करता हूँ, एच से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और एच से डिवाइड कर देता हूँ। मान गए? एच से मल्टीप्लाई, एच से डिवाइड, तो क्या कोई फ़र्क पड़ा इसमें? नहीं पड़ा। इसको मैं अब कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन एच इंटू, क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एच इंटू, सॉरी, बी अपॉन एच इंटू क्या लिख सकता हूँ, एच अल्फा जी अपॉन एच प्लस के बी अल्फा जी लिख सकता हूँ। देखो तो, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, लिख सकता हूँ। एच बाई एच से मल्टीप्लाई कर दिया, मज़े से लिख सकते हैं। अब देखो तो, अब क्यों, दोनों में क्या डिफरेंस है? इसको मैं करता हूँ, इसका नाम लेता हूँ मैं गामा, गामा बोलते हैं इसको ना मैथमेटिकल नोटेशन में। अगर मैं इसको मैं गामा से डिनोट करूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी अपॉन एच इंटू गामा, नहीं कर सकता हूँ? बस मज़ा आ गया। अब कोई कहे आपको कि सर फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर क्या है, तो क्या कहोगे? सर गामा होता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर क्या, तो क्या कहोगे? सर गामा इंटू बी बाई एच। बस अब मुझे क्या याद रखना है, सिर्फ एक चीज़ याद रखना, क्या? गामा की वैल्यू। और गामा की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? एच, कितनी बार तो बहाने बहाने से लिख चुका हूँ, एच अल्फा जी अपॉन एच प्लस के बी अल्फा जी। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, धाराशाही हो गया, सारे कॉन्सेप्ट इससे संबंधित क्या हो गए, किल हो गए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं बचा, सब कुछ कंप्लीट हो गया। फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, मल्टीप्लायर, सारा कंप्लीट हो गया, सारा कंप्लीट हो गया। एक छोटी सी बात है जो मैं और आज कह देता हूँ आपको, वो ये कह देता हूँ, आप भी मेरे साथ बोलिएगा याद करके। क्या बोलना है सर? वो ये बोलना है कि ये आपका है आई एस कर्व, सॉरी एल एम कर्व है, और ये आपका आई एस कर्व। अब आपको बोलना पड़ेगा कि आई एस कर्व के राइट में क्या है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स है, यहाँ भी क्या है, एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स। आई एस कर्व के राइट में एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, लेफ्ट में क्या होता है, एक्सेस डिमांड ऑफ गुड्स, एक्सेस डिमांड ऑफ गुड्स। एल एम कर्व के राइट में क्या है, एक्सेस डिमांड ऑफ मनी, यहाँ पे भी है एक्सेस डिमांड ऑफ मनी। एल एम कर्व के लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में इधर एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी, यहाँ भी क्या है, एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी। याद है आपको? एक समझ लो तो सब समझ में आता है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, हमारा इक्विलिब्रियम इनकम अगर यहाँ पे है और ये इनकम अगर ज़्यादा है, तो ज़्यादा इनकम पे मनी की डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है। ज़्यादा इनकम पे मनी की डिमांड क्या होती है बच्चे, बोलो? ज़्यादा होती है। ज़्यादा इनकम मनी डिमांड ज़्यादा होती है, और ज़्यादा इनकम पे इसका मतलब गुड्स हमारे पास बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, सप्लाई गुड्स भी ज़्यादा है, सप्लाई गुड्स भी ज़्यादा।
तो अब ये समझना कि अगर मान लो आप इस पॉइंट पे हो, मान लो ये ए है, या बी पॉइंट पे हो, या सी पॉइंट पे हो, या डी पॉइंट पे हो, तो क्या आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हो? नहीं हो। तो क्या आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जाना नहीं चाहोगे? जाना चाहेंगे। बताइए, अगर अगर आपके पास गुड्स ज़्यादा पड़ा हुआ है तो आप क्या करोगे? उसकी प्रोडक्शन कम करो या ज़्यादा करोगे? कम करेंगे। तो अगर मान लो आपका y1 ये है, y2 ये है, अगर गुड्स ज़्यादा है तो कम करना मतलब किधर जाना? इधर जाना ना। और अगर मान लो कि मनी की डिमांड ज़्यादा है, आप याद करो, मनी की डिमांड अगर ज़्यादा होते हैं, गिवन द मनी सप्लाई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? बढ़ जाता है। याद याद करो बच्चा, मनी सप्लाई दिया हुआ है, और अगर मनी डिमांड ज़्यादा हो गया है, ये डिमांड है, ये डिमांड यहाँ चला गया है पहले, तो ये क्या हो गया? देखो, एक्सेस डिमांड हो गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? बढ़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? बढ़ेगा। कई बार बता चुका हूँ, कई बार, कि अगर मनी डिमांड ज़्यादा है और गिवन द मनी सप्लाई बढ़ी नहीं है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगा आपका? ये होगा। मनी इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब इधर होता है, नहीं होता है क्या? राइट सर। हाँ, अगर मान लो आप इस जगह पे बात करो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स है, तो गुड्स की सप्लाई कम करेंगे तो हमें इधर जाना पड़ेगा। और हाँ, एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी है, मनी की सप्लाई ज़्यादा होना, तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ डायरेक्शन ये होगा। यहाँ जो एक्सेस डिमांड ऑफ गुड्स है, इसका मतलब गुड्स की प्रोडक्शन क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। और एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? कम होगा। एक समझ में आ गया तो सारा समझ में आ गया। यहाँ क्या है? एक्सेस डिमांड ऑफ गुड्स है, गुड्स की क्वांटिटी बढ़ेगी। एक्सेस डिमांड ऑफ मनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगा? बढ़ेगा। मज़ा आ गया। ये डायरेक्शन भी क्या कीजिए, आप लिख लीजिए। यस सर, डायरेक्शन लिख लीजिए। मैंने टॉपिक डिसाइड किया था साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, किया था ना? हो गया सॉल्व? यस सर, हो गया। मैंने टॉपिक डिसाइड किया था फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर, हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर, हो गया। अब इसके बाद मैंने टॉपिक डिसाइड किया था डेरिवेशन ऑफ व्हाट? एग्रीगेट डिमांड। हाँ, डेरिवेशन ऑफ एडी। मेरे बच्चों को ना सारा पॉइंट टिप्स पे रहना चाहिए कि कौन सा चीज़ हम कब करने जा रहे हैं। डेरिवेशन ऑफ एडी। और अब बता दूं आपको कि जो मैं क्लास में लिख रहा हूँ, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस है, वो सब तो मैं आपसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करूंगा ही करूंगा। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमसे पूछोगे सबसे अच्छा स्टडी मटेरियल क्या है? पूछो। सबसे अच्छा स्टडी मटेरियल है जो रीडिंग्स आपको कॉलेज से मिला है। पूछो क्यों? मेरे समझाने के बाद जब मैं समझा दूंगा तो मैं आपको एक बार रीडिंग भी डिस्कस करूंगा समझाने के बाद, कि बेटा जान चलो आज रीडिंग पे डिस्कस करेंगे। एक क्लास रख लेंगे आधा घंटे की, कहेंगे आज रीडिंग डिस्कस करेंगे, हमने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाया है और वो टॉपिक कहाँ कहाँ पे हैं, उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, टिक मार्क करते जाएंगे। और फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा बेड टाइम रीडिंग। बेड टाइम रीडिंग समझते क्या होता है? हाँ हाँ, सोने से पहले मन करे नींद नहीं आ रही है, तो एक बार जो सर ने कहा था कि 4 5 10 पन्ने इसका देख के आना है रीडिंग का, तो उसको देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ज़्यादा हो गया कुछ कम हो गया, सवाल ही नहीं उठता है। और ज़्यादा कुछ कम होगा तो मैं सामने बैठा हूँ, तो वहाँ रीडिंग देखना। और मैं जो क्लास में नोट्स बनाऊंगा या बना रहा हूँ क्लास में, वो तो आपसे शेयर करूँगा ही करूँगा। बहुत कुछ तो आपको ऑलरेडी मैंने भेज भी रखा है, आप देखेंगे जाके। जिन बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है उसको मैंने लिंक दिया है, तो वहाँ उसको मिला होगा। मिला कि नहीं मिला? जिसको नहीं मिला मुझे मैसेज कीजिए, मिलता रहेगा आराम से। राइट जी, राइट जी बच्चे, राइट जी बच्चे। डेरिवेशन वगैरह का डिमांड, तो रीडिंग्स जो आपके कॉलेज के हैं उसका हार्ड कॉपी भी आपके पास होगा और उसका सॉफ्ट कॉपी भी आपके पास होना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी भी हार्ड कॉपी भी। आइए जी बात करते हैं किसका? डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। यस जी। अब आप बताइए, मैंने पिछले क्लास में बात करी थी और अब फिर से बात करता हूँ, आज फिर से बात करता हूँ कि एग्रीगेट डिमांड का डेरिवेशन तो हम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आज तक हमने प्राइस को क्या माना था? फिक्स। अब प्राइस को क्या करेंगे? इफ प्राइस इज वेरिएबल देन क्या होगा? क्या मैंने एग्रीगेट डिमांड डिराइव किया था पिछली क्लास में? किया था शायद।
अगर प्राइस वेरिएबल है, ये एम बार बाय P1 है और ये एम बार बाय P2 है, P2 इज लेस देन P1। क्या बात है जी? तो बताइए फिर क्या होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। मैंने पूछा भी था आप लोगों से, आपने बताया था यस सर, याद है? लिखना स्टार्ट किया, एम बार अपॉन P1, एम बार अपॉन P2, P2 इज लेस देन P1, डिनोमिनेटर कम हो गया, पूरी वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। मज़ा आ गया, क्यों जी बच्चा? ठीक है, बोलो ना। अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? ऐसा होगा तो ये है मनी सप्लाई और ये है मनी डिमांड, एल इक्वस टू के वाई माइनस एच आई, और ये इंटरेस्ट रेट। राइट सर। अब मनी सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। यहाँ क्या है, एम बार बाय P1, यहाँ क्या होगा, एम बार बाय P2। मनी सप्लाई बढ़ गई। मनी सप्लाई बढ़ गई। आपने क्या देखा, मनी सप्लाई बढ़ने से हमारी इसमें भी फर्क पड़ा। और एक बात और देखो, मैंने आपको कहा था, ठीक है जी सर, ये जो इंटरेस्ट है I1 और ये जो इनकम है Y1 और I1 पे, I1 और Y1 से एक LM कब क्रॉस होगा, एक LM कब क्रॉस होगा? और उसके बाद दूसरा LM कब क्रॉस होगा? ये I2 है, I2 इंटरेस्ट रेट हो गया। I2 इंटरेस्ट रेट जब जाएगा तो इससे दूसरा LM कब क्रॉस करेगा? LM2 हो जाएगा। LM कब क्रॉस करेगा? राइट। अंतर क्या है, ये LM कर्व पे, और आप जानते हो कि सिर्फ इतना ही नहीं होगा, लास्ट में जाके क्या होगा आपका, हमारा इनकम भी चेंज करेगा। इनकम भी चेंज करा, देखो जरा, क्योंकि इसके शिफ्टिंग की वजह से। राइट। मैंने कहा कि आपके पास ये मनी सप्लाई शिफ्ट किया यहाँ से यहाँ तक, एक Y1 पॉइंट आया, Y1 पॉइंट से आपने LM कब ड्रॉ किया, और इस पॉइंट पे आप साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में थे। यहाँ पे IS कर्व भी आपके पास गिवन है, लेकिन जब LM2 कर्व आपका शिफ्ट किया इधर, तो क्या आप उसी पॉइंट पे रहेंगे? नहीं, आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम आपका चेंज हो चुका है Y2 पे। जब Y2 पे होगा तो उस वक्त तक आपका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ये होगा I1 से I2 मान लो। राइट सर। लेकिन मुझे एक बात बताइए, और आपके दिमाग में एक प्रश्न आता होगा, सर हम जो ये इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से इस इक्विलिब्रियम पॉइंट तक जाते हैं, इसको आप क्यों नहीं मुझे समझा रहे हो? मैंने कहा कि वो अलग टॉपिक है, मैं उसको ज़रूर समझाऊंगा कि ये कैसे चेंज होता है। फिर भी अगर आपकी भूख और थ्रस्ट ख़त्म नहीं होती है तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, देखो मनी के सप्लाई के बढ़ने से, हल्का सा समझा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, इस प्रॉमिस से कि अभी की थ्रस्ट अभी पूरा कर लीजिए, लेकिन आगे डिटेल होगा। मनी के सप्लाई के बढ़ने से क्या असर पड़ सकता है बताइए? मनी सप्लाई बढ़ने से क्या हो सकता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? आई एम सॉरी, मनी सप्लाई बढ़ने से इंटरेस्ट रेट घटेगा, इंटरेस्ट रेट घटने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और वाई क्या होगा, बढ़ेगा। यस सर। सेकेंड स्टेप, वाई अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? वाई बढ़ेगा तो क्या होगा? वाई में चेंज आने से LM कर्व में भी चेंज आता है, याद है ना? मनी डिमांड बढ़ेगी, और मनी डिमांड बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए बात को? इंटरेस्ट रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपको इसको यूँ समझाता हूँ, देखना ध्यान से। एक्चुअली क्या हुआ है कि मनी, ध्यान दीजिएगा, LM कर्व LM1 से जब LM2 पे जाता है तो इंटरेस्ट कर्व एक्चुअली यहाँ तक डाउन चला जाता है, यहाँ देखो, यहाँ तक, कहाँ तक, I3 तक। लेकिन I3 पे इंटरेस्ट ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करता है, क्योंकि देखो इंटरेस्ट पहले रिड्यूस तो हुआ, LM के बढ़ने से, मनी सप्लाई के बढ़ने से इंटरेस्ट तो पहले रिड्यूस हुआ, वाई भी बढ़ा, लेकिन वाई के बढ़ने से मनी डिमांड बढ़ी, और उसकी वजह से इंटरेस्ट फिर से बढ़ने लगा। इसका मतलब जितना इंटरेस्ट गिरा था ना यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, अल्टीमेटली इंटरेस्ट वहाँ तक होल्ड नहीं करेगा, वहाँ स्टे नहीं करेगा, फिर दोबारा से इंटरेस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और रिजल्टेंट में क्या होगा, रिजल्टेंट में इतना इंटरेस्ट ही बचेगा, रिजल्टेंट में इतना इंटरेस्ट ही बचेगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस बारे में बड़ी बखूबी आराम से बात होगी। अभी मैं कुछ और डायरेक्शन में बात ले जाना चाहता हूँ, और वो डायरेक्शन क्या है,
वो डायरेक्शन है एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ बनाना। और जब मैं इसके बारे में बात करूंगा ना, इसके बारे में ना, तो फिस्कल पॉलिसी में और मॉनेटरी पॉलिसी में खूब जम के बात करूंगा। अब कभी मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा जब तक ये टॉपिक नहीं आएगा। अब क्या ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? दो इनकम मेरे पास है, y1 एंड y2, और जब ये था इस वक्त प्राइस था P1, और जब ये तब इस वक्त क्या प्राइस क्या है? इस वक्त था प्राइस P2। अब इन दोनों को अगर हम एक साथ यहाँ लेके आ जाएं, कैसे सर? ये हमारा y1 है, ये हमारा y2 है। जब y1 था उस वक्त क्या था? प्राइस P1 था। y2 है तो प्राइस P2 है, P1 एंड P2। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, क्या बन जाएगा आपका? एग्रीगेट डिमांड। क्योंकि आप जानते हैं आउटपुट एंड प्राइस के बीच का रिलेशन ही क्या है? एग्रीगेट डिमांड है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये एग्रीगेट डिमांड आ गया। ये पिछले क्लास में बात हुई थी और यहाँ भी बात कर लिए। और यहाँ मैंने बात क्यों किया उसका वजह है, उसका वजह ये है कि जब मैं ढंग से देखूं तो ये एग्रीगेट डिमांड का हर पॉइंट जो है ना, हर पॉइंट पे क्या है? आई एस इक्वस टू एल एम है। एग्रीगेट डिमांड के हर पॉइंट पे आई एस इक्वस टू एल एम है। हर पॉइंट पे आई एस इक्वस टू एल एम है। नहीं है? बताओ। एग्रीगेट डिमांड के हर पॉइंट पे आई एस इक्वस टू एल एम है। राइट और रॉन्ग? प्लीज टेल मी। ओह, और जब हर पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड के हर पॉइंट पे आई एस इक्वस टू एल एम है, इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड का हर पॉइंट क्या कहलाता है? ऑल द पॉइंट्स, all the points of aggregate demand is what? Is simultaneous equilibrium of money market and product market। लिख लो ढंग से इस बात को। अगर मेरे पास एग्रीगेट डिमांड है, इसका मतलब है कि मनी मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट दोनों क्या है? ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब ही यही है। एग्रीगेट डिमांड का ऑल पॉइंट्स क्या शो करता है? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। यस सर, यस सर। तो अगर मैं एग्रीगेट डिमांड के बारे में एक चीज़ और बोलना चाहूँ, मुझे याद होगा कि मैंने जब पहली क्लास ली थी तो मैंने कहा था कि अब मैं क्या सिखाऊंगा आपको? इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमी। याद है आपको? याद है? और इकोनॉमी मैंने क्या कहा था? इकोनॉमी में एक होता है कौन सा मार्केट? गुड्स मार्केट। एक क्या होता है? मनी मार्केट। और एक क्या होता है? लेबर मार्केट। तो गुड्स मार्केट से मैंने क्या निकाल कर दिया? आई एस कर्व। अब मनी मार्केट से क्या निकाल कर दिया? एल एम कर्व। जानते हो दुनिया गोल है। जिस क्लास से हमने स्टार्ट करी थी वहीं पहुंच गए। आज से 6 क्लास पहले जहां स्टार्ट करी थी वहीं पहुंच गए। और ये आई एस और एल एम से मैंने क्या निकाल कर दिया? एग्रीगेट डिमांड। मतलब साफ सी बात है कि एग्रीगेट डिमांड मिल गया तो आपको दो मार्केट का इक्विलिब्रियम पॉइंट तो मिल गया। अब आने वाले वक्त में आपको किस मार्केट का इक्विलिब्रियम पॉइंट की तलाश होगी? लेबर मार्केट की। आपकी तलाश पूरी होगी, हम आपका पूरा साथ देंगे। लेकिन ये बात जानना बहुत जरूरी है कि हम हैं कहाँ पे खड़े, क्या कर रहे हैं हम। कुछ कभी कभार क्या होता है, कुछ पता ही नहीं चलता हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। इसीलिए मेरी आदत सी रही है कि मैं बीच बीच में ना पुरानी बातों को, कि हम यहाँ थे बच्चे, ये कर रहे थे, ये क्यों कर रहे थे, ये मैंने स्टार्टिंग से बता रखा है आपको, समझाते रहते हैं। तो सर एग्रीगेट डिमांड के पढ़ लेने से दो मार्केट का इक्विलिब्रियम पॉइंट हम समझ गए, क्या बात है, मजा आ गया। यस, एग्रीगेट डिमांड से दो मार्केट का इक्विलिब्रियम समझ गए। तो सर जब ये इतना इंपॉर्टेंट है तो इसका ग्राफ समझा दो। क्या मुझे आप ग्राफ समझाने के लिए आप कह सकते हो? कह सकते हो क्या? अरे बाबा अभी तो समझाया ग्राफ इसका, ये तो ग्राफ एग्रीगेट डिमांड का, अरे अभी तो डिराइव किया। मुझे नहीं कह सकते आप ग्राफ निकालने के लिए। तो ठीक है सर, आपने सही कहा, आप ग्राफ बता दिए। चलो इसका इक्वेशन समझा दो। हाँ जी, हाँ जी, इक्वेशन समझाता हूँ। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि एग्रीगेट डिमांड का इक्वेशन भी मैंने आपको बता दिया तो आप एकदम चीख पड़ोगे, सर कैसी बात करते हो आप, ना आजकल बहुत टालने लग गए हो। कहाँ बताया, कब बताया एग्रीगेट डिमांड का इक्वेशन? आपने तो आई एस का इक्वेशन बताया है, आपने तो एल एम का इक्वेशन बताया है, आपने एग्रीगेट डिमांड का इक्वेशन कहाँ बताया? बताया क्या मैंने? बताओ जल्दी।
आपने IS का इक्वेशन बताया, आपने LM का इक्वेशन बताया, बोलो जी बच्चे, IS इक्वेशन बताया, LM इक्वेशन बताया, आपने इसका इक्वेशन कहाँ बताया? तो मैंने एक इक्वेशन आपको और बताया, क्या बताया बताओ? मैंने बताया इक्वेशन ऑफ, बोलो जरा, इक्वेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। हाँ, वही वही आई डाला था, ये भी सिखाया। और वो क्या सिखाया था, एक बार याद करो तो? वो सिखाया था y इक्वस टू, एक बार फिर बहाने से याद करवा रहा हूँ आपको, एच अल्फा जी अपॉन एच प्लस के बी अल्फा जी इंटू ए बार प्लस बी अल्फा जी अपॉन एच प्लस के बी अल्फा जी इंटू एम बार बाय पी बार। सर आपने तो ये सिखाया था यस। इसको और सिंप्लीफाई कर दो सर, कर दो, गामा इंटू ए बार प्लस गामा इंटू बी बाय एच इंटू एम बार बाय पी बार। पता मैंने क्या किया? यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने बड़ी चालाकी से जो इक्वेशंस यहाँ लिखा मैंने फाइनली, इसमें क्या किया मैंने, पी बार नहीं डाला, यहाँ देखो बार हटा दिया मैंने, और यहाँ मैंने प्राइस वेरिएबल कर दी। इसको गौर से देखना, यहाँ के लेफ्ट साइड में आपको इनकम दिख रहा है, और राइट साइड में यहाँ पे प्राइस दिख रहा है, और ये इनकम दिख रहा है आपको न्यूमरेटर में, और प्राइस दिख रहा है डिनोमिनेटर में। इसका मतलब दोनों में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। और यहाँ एग्रीगेट डिमांड में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन में। तो क्या मैं इसको इक्वेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड कह सकते हैं? यस सर, ये कहलाएगा इक्वेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। और ये बात तो तभी प्रूफ हो गया था जब ये क्या था, ये था इक्वेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। और जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या है? एग्रीगेट डिमांड है द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। ओह, एग्रीगेट डिमांड क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम एट डिफरेंट प्राइसेस। इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड और साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का जो इक्वेशन होगा वो सेम ही है। ये इक्वेशन है एग्रीगेट डिमांड का इक्वेशन है। अगर कभी पूछा जाए एग्रीगेट डिमांड का इक्वेशन क्या है, तो आप ये कहोगे और ये कहोगे, कभी नहीं आप भूल सकते। अगली क्लास में जब आएंगे ना, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, LM इक्वेशन, LM शिफ्ट, LM का मतलब ग्राफ पूछ दूंगा या IS का पूछ दूंगा, कुछ भी पूछ सकता हूँ मैं आपसे, बहुत कुछ बात भी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी है। सर अब डिस्कशन अगली क्लास से किधर की तरफ जाएगा? डिस्कशन किधर की तरफ जाएगा? देखो जी, दो रास्ते बनते हैं डिस्कशन के। एक रास्ते तो ये बचते हैं कि एग्रीगेट डिमांड को आगे बढ़ाऊं और इसके बारे में कुछ और बात करूं, स्लोप शिफ्ट इस सब बारे में बात करूं, समझ गए? एक डायरेक्शन ये बनता है कि सर इसको कुछ देर के लिए होल्ड कर दो, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी बारे में आप काफ़ी सीख रहे हैं बहुत दिनों से, बोल बोल के दिमाग खा गया आपने। हर क्लास में ये तब बताऊंगा, ये तब बताऊंगा, ये तब बताऊंगा, बताते हुए कभी है नहीं, बस बोलते रहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि चलो ऐसा करता हूँ कि फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी पहले डिस्कस कर लेता हूँ अगली क्लास में। मान गए जी? क्यों नहीं बोलते हैं? हाँ, फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर दोबारा से मैं मुड़ के आऊँगा एग्रीगेट डिमांड पे, दोबारा से मैं मुड़ के आऊँगा एग्रीगेट डिमांड पे। मान गए जी? राइट। हाँ, एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ आपको यहाँ पे, एग्रीगेट डिमांड की ये क्लास नंबर कौन सी थी आपकी? एग्रीगेट डिमांड की ये क्लास नंबर कौन सी थी? बोलो। 6 थी, राइट सर, 6 तक मैंने पढ़ाया। इसके बाद मैं फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ चला जाऊंगा, और वहाँ से मुड़ करके फिर एग्रीगेट डिमांड की तरफ आऊँगा। अच्छा रहेगा ना? देखो, कहोगे सर आप क्या सोच रहे थे? आप जो सोच रहे थे वो बोले नहीं, आप बस रिपीट कर दिए कि पॉइंट को। मैं ये सोच रहा था कि आपके स्टडी मटेरियल में क्या है ना, फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी अलग चैप्टर दे रखा है, एग्रीगेट डिमांड अलग चैप्टर दे रखा है, चैप्टर वाइज दे रखा है अलग अलग, और जबकि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ दोनों को कंबाइंड करके। तो मैं वही सोच रहा हूँ, क्या मैं स्टडी मटेरियल के हिसाब से चलूँ, क्या उसके चैप्टर के हिसाब से फॉलो करूँ? क्या जोर ही नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है?
अगर उसने फिजिकल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए अलग चैप्टर बना दिया, एग्रीगेट डिमांड के लिए अलग चैप्टर बना दिया, तो क्या फ़र्क पड़ता है? हमने दोनों कंबाइंड कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो क्लास में डिस्कस कर ही रहा हूँ ना, और बच्चों को ओवर द टाइम मैं समझाता भी रहूँगा कि आपको ऐसे पढ़ना है। मान गए बात को? तो कोई बात नहीं, इसको यही कंटिन्यू करते रहेंगे, और जब हम आपको स्टडी मटेरियल डिस्कस करेंगे तो आपको दिखा देंगे कि कौन सी क्लास में मैंने क्या क्या आपको पढ़ा रखा, वहाँ लिखवा भी दूंगा आपको, तो चिंता आप नहीं करना, आप बस पढ़ते जाओ। क्या कहते हैं बच्चे? बढ़े आगे? क्या कहते हैं? यस सर। अब आगे बढ़ने का टाइम, आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। दो रास्ते यहाँ निकलते हैं, चलिए देखते हैं किधर की तरफ हम चलेंगे। मैंने तो कम्प्लीटली मन बना लिया कि फिजिकल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी तरफ चलेंगे। अगर मन बदल गया अगली क्लास में तो मैं नहीं जानता, लेकिन अभी तक तो यही डिसाइड है। जो अगली क्लास में होगा उसकी क्या चिंता करनी है, आज की चिंता तो हो चुकी है। मैं इस क्लास को यहीं ख़त्म करूँगा और आपसे आज विदा लूँगा। अगली क्लास से फिर मिलूँगा, ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें करूँगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।